नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का हमारा टॉपिक है, आपने किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया और पैसा उधार लिया तो उस व्यक्ति ने बोला कि आप सिक्योरिटी पे है जमीन या मकान का मेरे नाम एग्रीमेंट लिखवा दो तभी मैं पैसा दूंगा। और आपने एग्रीमेंट उसके पक्ष में लिखवा दिया और फिर बाद में उस व्यक्ति की नीयत खराब हो गई और उसने कहा कि मुझे तब पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो जमीन या मकान चाहिए, आप मेरे नाम पर रजिस्ट्री कराओ नहीं तो मैं कोर्ट से रजिस्ट्री करवा लूंगा। यानी कि वो आपको धमका रहा है, यानी कि आपकी मजबूरी थी, उस समय आपने पैसा उधार लिया और पैसा उधार लेने के बाद आपने उसके पक्ष में एग्रीमेंट इसलिए करवाया कि कल को मैं पैसा नहीं दे पाऊं तो आप ये जमीन मकान ले लेना, मगर आप पैसा देने को तैयार है। अब सामने वाला क्या करता है, या तो हाई इंटरेस्ट से, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से पैसा लेना चाहता है, या फिर आपकी मकान या जमीन ही लेना चाहता है। और आपने क्या किया, स्टाम्प भी लिया, आपने खुद ने खरीदा, क्या हुआ, फिर आपने क्या किया, उसके हस्ताक्षर भी कर दिए या अंगूठा भी कर दिया और उसको नोटरी भी करवा दिया, यानी सारा काम कंप्लीट ही हुआ। और इसका फायदा आप सामने वाला उठाकर आपसे आपका जमीन या मकान हड़पना चाहता है, तो उसे कैसे रोकें। देखो, मैं जो वीडियो बनाता हूं उसके पीछे एक ही उद्देश्य है मेरा कि पीड़ित पक्षकार को न्याय मिले। यानी कि जो व्यक्ति आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है या जो आपकी किसी ऐसी स्थिति का फायदा उठा रहा है और आपको जमीन या मकान हड़पना चाहता है और आप इस टेंशन में आ गए कि मैंने तो लिख दिया, आप देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जेल जाने की आपको धमकी दे रहा है, और धमकी दे रहा है कि आपके विरुद्ध में मुकदमा करूंगा, आपके विरुद्ध में थाने में जाऊंगा, इस प्रकार की धमकी दे रहा है और आपने वास्तव में उसे मकान या जमीन नहीं बेची है, तो मैं आपके साथ हूं। अब साथ कैसे हूं, ये गारंटी कि आपका मकान और जमीन नहीं जाने दूंगा, पक्का है। कैसे, देखो, आदमी कितना भी होशियार हो ना कहीं गड़बड़ कर देता है, क्योंकि झूठ झूठ ही होता है। तो अपने को उस झूठ को पकड़ना है। हालांकि आप आपके हाथ काट कर उसको दे चुके हो, यानी कि आपने एग्रीमेंट करवा दिया है, मगर अब आपको लगता है कि नहीं यार, वो तो मेरे साथ बहुत अन्याय कर रहा है और मुझे तो मेरी रक्षा कीजिए। तो रक्षा करने के लिए कुछ टिप्स है, उनकी पालना करनी पड़ेगी। हालांकि आपका ज्यादातर मामला कोर्ट में उसके पक्ष में चलेगा, क्योंकि एग्रीमेंट लिख दिया, आप तो मौखिक बोलोगे कि साहब मैंने तो ऐसा नहीं हुआ था, हमारी ये बात हुई थी, वो बोलेगा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, हमारी तो जमीन ही खरीदी थी। यानी कि जो आपके मौखिक बात हुई उसका तो कोई लिखा पढ़ी है ही नहीं, और जो लिखा पढ़ी है वो तो एग्रीमेंट की, तो कोर्ट तो लिखा पढ़ी पड़ेगी। आपकी मौखिक बात सत्य बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो कैसे पता लगेगा। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस वास्तव में ये हुआ था। तो उसके लिए आपको कुछ सबूत या कुछ प्रूफ की जरूरत होगी। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि एग्रीमेंट में जो पैसा लिखा है, देखो कई टॉपिक बताऊंगा आपको, उसमें से कुछ ना कुछ पकड़ना है। जैसे कि आपने उस व्यक्ति से 50,000 उधार लिए, तो एग्रीमेंट में कितना लिखा है, 50,000 लिखा है या 1,00,000 लिखा है, ये बात महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर एक जैसा नहीं है कि ये आपके पक्ष में है, भले आपने कितना पैसा लिया है वो एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा है, मगर एग्रीमेंट आपने जितना लिया क्या इतना एग्रीमेंट लिखा है, ये एक बात तो ये। दूसरा, एग्रीमेंट की शर्तें, ये एग्रीमेंट की शर्तें ही आपको विजय दिलाएगी। क्या दिलाएगी, जैसे जो आदमी धोखाधड़ी कर रहा है ना, वो कानून का ही जानकार हो, ऐसा हर बार संभव नहीं होता। जैसे एग्रीमेंट में लिखा कि आपने कब्जा सुपुर्द कर दिया, जबकि कब्जा आपके पास है, इसका मतलब ये एग्रीमेंट जो किया वो गलत है। भाई जब एग्रीमेंट लिखवाने वाले ने पैसा देते ही लिख दिया कब्जा मुझे सुपुर्द दिया और कब्जा आपके पास है, तो एग्रीमेंट
गलत है। कोर्ट में तो यही बोलेगा भाई एग्रीमेंट ये कह रहा है, कब्जा कब्जा कहां से, बात पैसे लेने देगी तो इसलिए एग्रीमेंट किया था, यानी ये पक्ष पॉइंट आपके पक्ष में जाएगा। हो सकता है ये कभी अभी ऐसा भी लिखा हो कब्जा बाद में दे दूंगा, मगर अगर ऐसा लिखा है तो बाद में दे दूंगा, तो उसका भी इलाज मैं बताता हूं। फिर एग्रीमेंट के गवाह, हो सकता है कि जो 2 गवाह कराए या 3 गवाह कराए, उन गवाहों को आप कवर कीजिए। भाई उसने भी तो चाल चली ना, कुछ तो अपने को भी करना पड़ेगा। गवाह कौन होता है? कोई गवाह कोई अंतरिक्ष से आता नहीं है, कोई भी व्यक्ति होगा, है ना। डर के बैठने से कुछ होगा नहीं। देखो जब आप लिख चुके हो तो कुछ ना कुछ तो आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं मैं वकील साहब कोई दवाई भेज दूं आपके, आप खा लो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाए। कुछ ना कुछ कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। अपन क्या करें, गवाह, हो सकता है ये गवाह आपके पक्ष में हो या विरोध में हो। अगर आपके पक्ष में है तो उनसे कुछ नहीं करना। उन गवाहों से क्या करना है, आपको 100 रुपए या 50 रुपए का स्टाम्प लेना है, उस पर लिखवा देना है कि जिस दिन मैंने गवाही दी थी उस दिन वास्तव में पैसों की ब्याज पर देने की बात हुई थी, एग्रीमेंट तो सिक्योरिटी पे करवाया था, जमीन बेचने की बात नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में वो बदल जाए। अगर आपके पक्ष में वो लिख के दे देते हैं कि यार मेरी समस्या हो रही है, आप उसको मनाइए किसी भी तरह से, शाम दाम दंड भेद, गवाहों को मनाने तो पड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ करिए। और गवाह 2 व्यक्ति गवाह है तो दोनों व्यक्तियों को अब आपके पक्ष में लाइए, कोशिश कीजिए आ जाए, उसमें से एक भी आ जाए, या हो सकता है एक भी नहीं आए। तो अगर एक भी आ गया आपके पक्ष में तो एक चीज तो क्या होगी पक्ष में, ये पैसे देने वाली बात, दूसरी कब्जे वाली बात, तीसरी गवाह वाली बात। तो कुछ न कुछ अपने को खोजना है। आप तो पैसे चाहिए थे इसलिए पैसे, जो उसने लिखा आपने पढ़ा ही नहीं, बस सिग्नेचर किया, ले अंगूठा ला पैसा, उसमें पैसों की जरूरत थी। अब समस्या आई तब आप सामने वाला बदल लगे, था आपको भी कुछ ना कुछ दिमाग तब लगाना ही पड़ेगा। ये तो हो गए उस समय के एग्रीमेंट पे लिखी हुई शर्त। अच्छा, शर्तों में अगर ऐसी कोई शर्त लिख दी है जो पूरी नहीं की जा सकती तो भी वो एग्रीमेंट कैंसिल है। जैसे आप जमीन के मालिक भी नहीं थे ना, आपने लिख दिया तो एग्रीमेंट कैंसिल है, उसका फौजदारी मुकदमा चलेगा अलग है, एग्रीमेंट आप कैंसिल ही है। फिर अपन को कुछ क्या करना पड़ेगा, ये तो एग्रीमेंट वाली बात होगी, उन शर्तों को स्पेशल रूप से पढ़ना पड़ेगा। देखो आपके साथ इस प्रकार कोई धोखाधड़ी कर दी है तो आपको क्या करना है, उस एग्रीमेंट को क्या करना है, इस नंबर भेजना है 8619876831। मैं उस एग्रीमेंट को एक बार पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद हो सकता है कोई कानून बिंदु निकले तो आपसे बात करके आपकी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए प्रयत्न करूंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्रीमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए इस पर भेजना है, दिए गए नंबर भेजते ही मेरा कॉल लिया आएगा, आपको 500 रुपये गौशाला में रसीद कटवानी पड़ेगी। यानी एग्रीमेंट भेजें आप, फिर 500 रुपये रसीद कटवा के वो भी भेजे, मैं आपकी तरफ, मेरी तरफ से आपको फोन आ जाएगा, यानी ये मेरी फीस। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो दिन में तो हजारों आते रहते हैं, तो सबसे बात होना संभव नहीं है, जिसकी जरूरी है उससे बात हो, इसलिए गौशाला वाला सिस्टम किया है। अब बात हो गई अपने के एग्रीमेंट वाली बात। अब तीसरा चौथा जो आपको चीज ढूंढनी है, अब आपको कुछ क्या करना है, जो आपका दिमाग खराब हो रहा है, जो आपको परेशानी हो रही है, उसको सबसे पहले शांत करना है। 1 दिन 2 दिन शांति से बैठिए, अपने दिमाग को शांत करके लेवल पे लाइए, ठीक है। जब तक दिमाग शांत नहीं होगा उल्टे पुल्टे ही काम होंगे। तो सबसे पहले क्या करना, दिमाग को लेवल पे ले आए। अब लेवल पे लाने के बाद आपको क्या करना है, वो व्यक्ति मांग रहा है मान लो आपके 50,000, कुछ भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकते हैं, 10 लाख भी हो सकते हैं। अब वो कह रहा है भैया या तो जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा, नहीं तो मैं 2 लाख लूं, यानी कि 4 गुना, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है भाई, ठीक तो 4 गुना ले ला, ले ले, हाँ बोल दो, हाँ देना नहीं, उसी को बताना है कि तेने बदमाशी की तो हम भी कैसे बदमाशी। करना क्या है, आपने मौखिक बात की, फिर उसको फोन कीजिए, कोशिश कीजिए वही बात रिकॉर्ड करें, या उसको फिर मैसेज भेजिए कि साहब वो आपके जो 4 लाख रुपए है वो मैं देने को तैयार हूं, ठीक है, और एग्रीमेंट कब वापस मेरे को कब देंगे,
उसकी क्या रिप्लाई आती है वो देखिए। अगर कोई रिप्लाई आ जाती है वहां से, मैंने कहा ना सामने वाला हर बार कानून का जानकारी होता, कहीं ना कहीं तो वो चोट खा ही जाएगा। उसकी रिप्लाई आ गई तो उसका मतलब उसने मान लिया कि एग्रीमेंट तो मैंने पैसों के लिए किया था, लेन देन का ही मामला था, बाकी एग्रीमेंट से जमीन नहीं लेनी, यानी कि ये भी आपके पक्ष में हो गया, चौथा गवाह हो गया। ये भी नहीं किया, वो तो होशियार निकला। मान लो उसने बोल दिया हाँ मुझे 2 लाख दो या 2 लाख रुपए दे दो, तो 2 लाख अभी भी उसको हाथ में नहीं देने। क्या करना है आपको, वो पैसे देने जरिए चेक, डीडी, ठीक है, और उसके खाते में। अगर वो पैसा मांग रहा है, ब्याज मांग रहा है, मान लो पैसा कहते मैं देते लूंगा, चलो मैं कुछ ब्याज दे रहा हूँ, बस 10,000 दे रहा हूँ, 20,000 दे रहा हूँ, उसके खाते में बैंक में आपको ही डालने, आपके लड़के से, एक आपकी पत्नी से, एक दोस्त से, एक मित्र से, उसके खाते में नहीं डलवाने, आपसे ही डलवाने। ये इसलिए क्योंकि बाद में बहुत काम आएगा। दूसरे से डलवाओगे ना, वो बोलेगा मैं तो इससे अलग पैसा मांगता हूं, इसे नहीं। जैसे ही आपने उसको मान लो 10,000 रुपये डाल दिए, अब कोर्ट में मामला मान लो चला, वो कोर्ट में लेके गए एग्रीमेंट की पालना, तब आपके 10,000 रुपये जो आपने उसके अकाउंट में डाले वो आपके पक्ष में एक सबूत होगा। कैसे सबूत होगा कि पैसे की लेन देन का ही मामला था, इसीलिए मैंने 10,000 रुपये इसके खाते में डाले, जो ब्याज के पेटे डाले हैं, या जो पैसे मुझे देने थे इतने लिए उसमें से 21 डाल दी। अगर मैं जमीन बेचता, अगर मैं मकान बेचता, तो ये पैसे किस लिए डाले मैंने? पैसे फिर तो पैसे डालने वाली बात ही नहीं थी। तो इस प्रकार से आपने कुछ भी पैसा डाला उसका, भले 1/4 भाग ही डाला है या 1/10वां भाग ही डाला है इसका, और उसने ले लिया है, तो इसका मतलब उसने मान लिया है कि ये एग्रीमेंट नहीं हुआ था, मुझे पैसे की बात ही नहीं। या फिर वो बोलेगा ये पैसा अलग था, तो उसको साबित करना पड़ेगा ये पैसा अलग कब दिया, उसकी क्या लिखा पड़ेगी, ये भी आपको सब। यानी कि ये ध्यान आपको रखना है कि पहले उसको भी जाल में आपको फंसाना है, और उससे किसी न किसी प्रकार से उसके खाते में आपको पैसे डालने हैं। अब बात करते हैं छठी बात, ठीक है, चौथी होगी, पांचवी और छठी बात। इतने में भी वो नहीं मानता, तो नहीं नहीं यार ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो जो भी आपने संपत्ति आपके पास है, ठीक है ना, चाहे वो मकान है, चाहे वो प्लॉट, जो उस पर लिख दिया, उस पर कुछ छोटा मोटा निर्माण करवा दो। निर्माण, सर पैसे ही नहीं है, कहां से निर्माण कराए? पैसे होते हैं तो निर्माण ही नहीं कराते, पैसे होते हैं तो सुधार नहीं है, और सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 2-5 हजार रुपए लगाओ, 10,000 रुपए लगाओ, छोटे मोटे पत्थर ही डलवा दो, बाउंड्री करवा दो, और जो बाउंड्री करवाओ उसकी उस समय रिकॉर्डिंग कीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, जो गवाह है उसके लिखा पढ़ी कीजिए, जिस व्यक्ति ने बाउंड्री करवाया उस बाउंड्री ठेकेदार से, उस पर स्टाम्प है कितने रुपए बाउंड्री कराओ, तो वो आपके पक्ष में क्या होगा, एक सबूत होगा कि साहब मैं बेचता तो ये बाउंड्री क्यों करवाता, बाउंड्री मैंने कराई, इसका मेरा ही है, सामने वाला उसमें बाउंड्री कराई उसमें कोई आपत्ति करता है, यानी कि एक ये भी एक छोटा सबूत है, मगर आपके पक्ष में ये भी है सबूत होता। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, देखो अपने बिल्कुल ही हाथ काट के दे देते हैं। जैसे आपने स्टाम्प और ये एग्रीमेंट भी लिख दिया, साथ में आपने क्या किया, चेक भी दे दिए, भले 2 दिए, भले 4 दिए, भले 10, हस्ताक्षर करके खाली चेक दे दिया। अब उसकी डबल धमकी, एग्रीमेंट भी करूंगा और चेक के मुकदमे भी, और ज्यादा प्रेशर आपके क्या हो गया। क्या होता है प्रेशर होने से, रात को नींद नहीं आती। क्लाइंट मेरे पास आते हो तो यही बोलते हैं वकील साहब नींद नहीं आती, क्या करूं? देखो उसकी नींद भी उड़ाते हैं अपन कैसे। जिस व्यक्ति ने एग्रीमेंट किया है, अगर वही व्यक्ति चेक का मुकदमा उसने पहले कर दिया है, तो समझ लो उसने अपने एग्रीमेंट को खुद ही खत्म कर दिया। एक तरफ तो वो बोल रहा है कि मेरे को चेक से मैंने उसको पैसा उधार दिया और ले रहा, और दूसरी तरफ बोल रहा है मैंने जमीन ली, दोनों बातें एक साथ नहीं चली। यानी उसने पहले कर दिया तो मुकदमा, उस चेक एग्रीमेंट तो वैसे ऑटोमेटिक ही खत्म। वो क्या करेगा, वो चेक का खुद उपयोग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने मिलने वाले हैं उसके जरिए चेक डलवाएगा, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, उनसे डलवाएगा।
और आपने उस व्यक्ति को पैसा दिया ही नहीं है, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, यानी कि आपके चेक का दुरुपयोग। आप उसकी प्लेलिस्ट में काफी सारे वीडियो उसमें देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस व्यक्ति से आपने पैसा भी नहीं लिया और उसने आपका चेक डाल दिया है, तो उसमें आप किस प्रकार से कानूनी रूप से मुकदमा जीत सकते हैं, और उसमें जीतने के पक्के चांस भी है, अगर पहले से आप होशियार है, उसको मुकदमा किया उससे पहले से आप होशियार है। तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अगर ये पक्का है किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, उसने चेक डाल दिया, तो जो वीडियो बताया मैंने उस अनुसार काम करोगे तो काम आपका हो जाएगा। अभी जो वीडियो अपन जो टॉपिक है अपनी ये चल रहा है, यानी कि वो इससे भी आपका पैसा आपसे नहीं ले पाएगा अगर आपने सही तरीका अपनाया। फिर आपको क्या करना है कि जब आपको लगे कि मामला गड़बड़ है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, यानी कि वो इंतजार करते हैं। क्या करते हैं, और उन्हें लगता है कि समय के साथ समस्या खत्म हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं, समय के साथ समस्या बढ़ गई। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपके साथ धोखाधड़ी, कोर्ट ये बोलती है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई, तो आपने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दी, कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं किया? वो आपको धमका रहा था ना, आपको पता चल गया कि वो धमका रहा है, एग्रीमेंट पड़ा है, तो आप, या फिर उसने आपको नोटिस दिया तो उसमें आपने मुकदमा क्यों नहीं किया? तो ऐसा है कि अगर वो एग्रीमेंट आपने पैसों के लिए किया है, उसने एग्रीमेंट की पालना के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक नोटिस देना पड़ेगा आपको। जैसे ही उसने नोटिस दिया, आप उसका जवाब दीजिए, और जवाब में पूरी बातें लिखिए। जवाब में ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, देखो मैं बताता हूं, कुछ ना कुछ झूठ लिख देते हैं। झूठ लिखने से क्या होता है, वो झूठ आप सिद्ध नहीं कर पाते। जैसे मैंने तो एग्रीमेंट किया ही नहीं, मेरे तो सिग्नेचर ही नहीं है, मेरे तो अंगूठा निशान ही नहीं है, मैंने खाली स्टैम्प का उपयोग कर लिया, मैंने तो जो पैसा लिया वो दे चुका हूं, ऐसी उटपटांग बातें लिख देते हैं जो फिर कोर्ट में आप साबित नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी मुकदमा अगर आप सच्चाई के आधार पर लड़ोगे तो 100% जीतने के चांस है। मैं चाहता था यहाँ 99 ही लिख देता, पर मैं 99 कितना लिखा, 100। यानी कि जो अगर सही बात होगी तो सही बात को साबित करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। जैसे आपने गलत लिखा, मान लो अब आपने जो पैसा लिया, आप पैसा भी नहीं देना चाहते हो, जमीन भी नहीं देना चाहते हो, मकान भी नहीं देना चाहते हो, पैसा खाना चाहते हो, हड़पना चाहते हो, तो इसके लिए मेरे वीडियो नहीं है। यानी जो लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसमें आपको सही बात लिखनी। सही बात नोटिस के जवाब में लिखने से क्या होगा कि आपका मुकदमा, बोले आप थाने में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तो ज्यादा जोर नहीं करना पड़ेगा। भाई मैंने 50,000 रुपए लिए, मैं 50,000 देने को तैयार हूं, मार्केट ब्याज देने को तैयार हूं, तो वो ब्याज दे देना, टेंशन खत्म। तो जवाब एकदम सही लिखना। जवाब लिखने के साथ आपको उस लिखना है कि साहब मैंने इसको इस बात की, इसने कहा था कि मैं पैसों के लिए ही एग्रीमेंट करूंगा, जमीन नहीं लूंगा, और अब इसने जमीन लेने के लिए मेरे को नोटिस दिया है, तो इसने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए इसे 420 का मुकदमा थाने में दर्ज करवाना है। प्लस जो चेक है, उन चेक को स्टॉप पेमेंट कराना है, ठीक है? और तीसरा काम, एग्रीमेंट कैंसिलेशन। ये 3 काम करने कब, जब वो नोटिस आपको दे। चाहे तो पहले भी कर सकते हो, हालांकि आपको चेक का स्टॉप पेमेंट तो पहले ही करा देना है। किसी को दे या वो जब फोन पे धमकी दे तब, यानी कि आपको चेक का स्टॉप पेमेंट पहले कराने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में जब उसका नोटिस आएगा कि मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर जाए, मैंने इतना पैसा दे चुका हूं, या कोर्ट से भी आपको सूचना है, तो उससे पहले जब आप कोर्ट में जाओ, उससे पहले आपको उसको एक नोटिस का जवाब देना है, प्लस उसके विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज करवाना है। ये दोनों काम आपको करना है। और तीसरा काम करना है एग्रीमेंट कैंसिलेशन का। अब एग्रीमेंट कैंसिल कैसे होगा, इस पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिस पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं। एग्रीमेंट कैंसिल किस प्रकार से करना है, तो उस प्रकार से जो तरीका है उसमें एग्रीमेंट कैंसिल आपको हो जाए। यह तो होगी, देखो, अंगुली सीधी रखने वाली बात। क्या रखने वाली बात? अब जब उसने अंगुली टेढ़ी कर दी है, तो अपने को भी अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी ना। वो तो अंगुली टेढ़ी करके घी थोड़ी निकाल रहा है, अंगुली टेढ़ी करके आपकी जमीन निकाल रहा है, आपका मकान निकाल रहा है। तो अपन भी अंगुली टेढ़ी करके कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। कैसे? ये जो काम बता रहा हूं ये बदमाशी है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, यूट्यूब पे जो मैं सलाह देता हूं या कानूनी जानकारी देता हूं, मुकदमे में जितना दिमाग लगाया जाता है उसका 50% ही मैं दे पाता हूं।
सर ऐसा क्यों, आप 100% क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते 100% कि कुछ बदमाशियां भी एडवोकेट को करनी पड़ती है, यानी कानून के उसमें तोड़ निकालना पड़ता है, जो लीगली सब पब्लिक को बताना इसलिए सही नहीं क्योंकि पब्लिक उसका गलत उपयोग भी कर लेगी, फिर एग्रीमेंट जानबूझ के सही एग्रीमेंट भी कैंसिल होने लग जाएंगे और व्यवस्था बिगड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब व्यक्ति मेरे पास आता है या जब व्यक्ति फोन पे बात करता है तब उस समय हम उसको कुछ अलग टिप्स भी दे पाते हैं जो साधारण रूप से आम पब्लिक में नहीं दिए जा सकते। यानी कि आप जिस भी एडवोकेट के पास जाए, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही आए, किसी भी एडवोकेट के पास जाए, आपकी समस्या बताएं तो वो आपको थोड़ी सी अलग सलाह जो देगा वो कानूनन रूप से सही होगी और एडवोकेट पार्टी के हित के लिए जो भी सलाह देता है वो कानून में उसका कोई गलत उपयोग नहीं, पर मानवता की दृष्टि से वो आम पब्लिक में सब कुछ खुलकर नहीं बताया जा सकता। यहां मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं क्योंकि उसने बदमाशी की है, तो हालांकि मुझे यूट्यूब पर यह भी नहीं बताना चाहिए, फिर भी देखो आपके भले के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं लांघनी पड़ती है। उसमें क्या है कि जैसे कि आपने ये मकान, आपका ये मकान जो बड़ा मेहनत करके आपने बनाया, ये आपकी जमीन है, भले तो जमीन या भले मकान का आपने एग्रीमेंट कर दिया और सामने वाले के मन में बेईमानी आ गई, वो लेना चाहता है, ठीक है। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, अगर वो मकान या वो जमीन आपकी पुश्तैनी, जैसे कि ये जमीन है 2 बीघा, वो पुश्तैनी जमीन है, जैसे आप हैं एक, तो फिर हो गया क्या, उसे आपके 2 पुत्र हो गए, एक पुत्री होगी, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि आपका इसमें कितना है, 1/4 ही सही, आपने कितना लिखा, पूरा लिखा। तो आपको क्या करना है, पुत्र पुत्री से अपने ऊपर ही एक मुकदमा करवा देना कि जमीन में मुझे हिस्सा हमारे नाम करो, और जब तक नाम पे नहीं हो तब तक स्टे दो। इधर से स्टे ले लिया, अब उसका एग्रीमेंट वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तो ये स्टे और चल रहा है तो उसको इसी मुकदमे में आना पड़ेगा, और कोर्ट भी बोलेगा कि जब रामलाल है या हीरालाल जिसने आपको जमीन बेची उसका तो 1/4 इसी, उसका 1/4 पूरा नहीं आता है, तो 1/4 पूरा देने का उसका अधिकार नहीं है, इसलिए आप 1/4 पूरी जमीन प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि वो खुद ही उलझ जाएगा। आपके दिमाग में आएगा सब, जब मेरा 1/4 था मैंने पूरी कर दी तो मुझे पुलिस पकड़ेगी, होगा पुलिस मुकदमा, आप गलती की है तो पुलिस मुकदमे में कोई जेल थोड़ी, ऐसे थोड़ी फांसी थोड़ी हो जाएगी। आपको पुलिस में यही कहना है कि साहब मेरे तो जो मेरे पूरे नाम पे थी वो मेरे पूरे नाम पे करो, लड़के नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, यानी कि आपको एक अंगुली टेढ़ी करने वाली बात की है पुश्तैनी जमीन, ठीक है ना। उससे भी वो मामला उलझ जाएगा, उलझ जाने पर लंबे समय से वो सामने वाला व्यक्ति उसके नाम पे नहीं करवा पाएगा। दूसरी एक बात और बताता हूं, उसने मुकदमा लगाया एग्रीमेंट की पालना का, आपने मुकदमा लगाया एग्रीमेंट कैंसिलेशन, ठीक है, दोनों मुकदमे चल रहे हैं। इस बीच हो सकता है उसने किसी को चेक दे दिया तो आपके ऊपर एक चेक का मुकदमा भी हो गया, आप पैसा नहीं दे रहे, हो सकता है पुलिस में मुकदमा भी चल जाए, मुकदमे तो चलेंगे क्योंकि साहब डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, कुछ भी होने वाला नहीं है, जो सत्य है उसी की विजय होगी। तो एग्रीमेंट की पालना को उसने लगाया, आपने एग्रीमेंट कैंसिल लगाया, ये मुकदमे बहुत ही लंबे चलते हैं क्योंकि आपने उलझा दिया ना मामला, जो मैंने 10 पॉइंट बताया है उसमें 5 से जो आपके पक्ष में सबूत है, तो ये क्या है कुछ समय तक लंबा चलेगा, यानी कि मामला आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है 2 से 5 साल चलेगा, ठीक है, फिर हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में भी 2 से 5 साल चलेगा, यानी 10 साल तो यही होंगे। फिर कोई वकील आपको सिविल एक्सपर्ट मिल गया तो उस मामले को इंटू 5 से गुणा भी कर सकता है, यानी 50 साल भी कर सकता है, एक्सपर्ट वकील मिल गया तो उसको लंबा चला ही रहेगा। एक बात हो, चेक के मुकदमे में जैसे मैंने बताया कि आपने खाली चेक दिया था, उपयोग किया था, उसमें जांच होगी, सारा कुछ होगा, ये मामला भी चलता रहेगा लंबे, अधीनस्थ न्यायालय से फिर अपील न्यायालय में जाएगा, और पुलिस वाला मामला अगर चला दिया तो पुलिस में, क्योंकि आपके एग्रीमेंट का मामला था, आपको क्या करना, 482 में हाई कोर्ट में जाके उस एफआईआर को क्रैश करवाना है, यानी कि मामला कोर्ट में उलझ गया। अब उलझने से क्या होगा,
बड़ा अमाउंट है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है ना, कोर्ट में चलेगा तो आपके भी मान लो 10 लाख का मामला है, ठीक है, तो आपके भी हो सकता है कि 50,000 लग जाए, 1 लाख लग जाए इन सारे मामलों में, बाकी 9 लाख तो आपके पास पड़े ना। उलझने से क्या होगा, सामने वाला आएगा प्रेशर, प्रेशर में आ जाएगा भी। अब उसको लगेगा कि यार मैं जमीन लेने गया, मकान लेने गया, मैं तो मूल ही फंस गया, मूल फंस गया, उसका लंबे समय से आ ही नहीं रहा है, और लंबे समय से पैसा भी चलेगी, आपने भी उस पर उल्टे मुकदमा कराया तो उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा, पुलिस उसके पक्ष में मिल गई तो कोर्ट से आप मुकदमा करा दोगे, और जो भी उसने करतूत किए उन लोगों से भी आप अलग अलग वीडियो में बता रहे हैं, जो चेक का मुकदमा करता है उसके सारे और कितने लोगों पे किए, फिर एसपी के साथ पेश होना, आईजी के साथ पास पेश होना, उसकी सारी रिकॉर्ड पेश करना, उसने इनकम टैक्स में कितना पैसा भरा है नहीं भरा है, सारा उससे कई प्रकार के मुकदमे, 8-9 मुकदमे आप उस पर कर सकते हो, उसका वीडियो अलग से देखना, मैंने बना रखा है, यानी कि सारे तरफ से वो भी प्रेशर में आ गया, और फिर समय के साथ मामला ठंडा होता जाता है कि यार अब चलो बैठ के, वो प्रेशर पे क्या आएगा, राजीनामा, और राजीनामा होने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि साहब तो पैसा भी नहीं, मुकदमा नहीं लड़ना, तो फिर जमीन जाएगी, मकान जाएगा, कि साहब गरीब है, सब कुछ चला जाए, क्या करें, ये तो आपको उस समय सोचना था, उस समय आपने क्यों लिखा, अब जब आपने लिख दिया, गलती कर दी, तो उलझन तो आएगी, मगर उस उलझन में निकलने का तरीका जो मैंने बताया है, अगर जो तरीका मैंने बताया उस तरीके पर आप पालना करोगे, या आपके कोई विशेष उलझन है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे बात भी कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जमीन और मकान जो बेहद कीमती है वो बचाए जा सकते हैं। हालांकि ये सारा कुछ एग्रीमेंट की शर्तों पर, एग्रीमेंट कैसा लिखा है, क्या एग्रीमेंट पंजीयन कराया, एग्रीमेंट पंजीयन करा लिया तो भी डरने की कोई बात नहीं है, उस समय भी आप जो आधार लिया उस समय भी आप आधार ले सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।